आज हम लोग क्लास 12th का इतिहास का अध्याय 8 किसान जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि किसान जमींदार और राज्य किस प्रकार 16वीं और 17वीं शताब्दी में किस प्रकार फैले, मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य आया कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत है वह शुरुआत बाबर से मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत किससे मानी जाती है? बाबर से मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं। 16वीं-17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गाँवों में रहते थे। अभी की अगर बात करें तो देश की आधी आबादी जनसंख्या गाँव में रहती है। छोटी खेतीहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। दोनों किससे जुड़े हुए थे? कृषि से जुड़े हुए थे। दोनों ही फसलों के हिस्सों के दावेदार थे। मतलब खेतीहर और भूमिहर, जिसके पास खेती की भूमि थी और फिर खेती की भूमि थी जिस पे वे लोग खेती किया करते थे। उस वक्त क्या होता था? सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने थे। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हो गई। सबसे पहले कौन आया था? मुगल लोग आए थे। सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था जो अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। मतलब उस टाइम में आप लोग सभी जानते हैं कि खेती करने को ही मुख्य प्राथमिकता दी जाती थी। तो राजा का इनकम जो भी होता था वो किससे होता था? खेती से होता था। राज्य के नुमाइंदे, राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर्ज समय पर मिल जाए। चूँकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गाँव में घुस आए। धीरे धीरे क्या हुआ? लोग व्यापार करने लगे, पैसा मार्केट में आ गया, ये सब भी गाँव में आ गया और खेती वाले इलाके शहर से जुड़ने लगे, क्योंकि शहर में जाकर के उनका उपज का सामान बेचा जाता था। आप यहाँ देख सकते हैं एक पिक्चर दिखाया गया है। इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि लोग खेती कर रहे हैं। कुछ लोग देख लीजिए, यहाँ पर 3 लोग लगे हुए हैं, कुछ काटने का काम कर रहे हैं, कुछ निराई का काम कर रहे हैं। कुआं शायद है ये आपका। तो ये सब पिक्चर भी दिखाया गया है। आगे आता है किसान और कृषि उत्पादन। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई जो थी वह गाँव थी। नॉर्मल सा बात है, खेती अधिक सबसे अधिक कहाँ होती है? गाँव में होती है, जहाँ पे कौन लोग रहते हैं? किसान रहते हैं। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वे तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी। तो फसल की पैदावार किससे किससे होती थी? ज़मीन के पहले जुताई करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, फसल पकने पर उसको काटना होगा। ये सब क्या होता था? खेती का काम होता था। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थे, जैसे कि शक्कर, तेल आदि। अब जैसे शक्कर बनाना है तो गन्ना से बनाया जाएगा, तेल बनाना है तो आपको किसी का बीज निकालना पड़ेगा, सरसों वगैरह का। तो ये सब भी खेती में ही शामिल था। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बड़े किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी, बल्कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ सूखी ज़मीन के विशाल हिस्से में, पहाड़ियों वाले इलाके जहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी, जैसे कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पर, तो कई सारा क्षेत्र बंटा हुआ भी था। कुछ ज़मीन पहाड़ी वाला क्षेत्र होगा, कुछ उपजाऊ होगा, कुछ थोड़ा बंजर होगा, तो सबका अलग अलग था। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। स्रोतों की तलाश। चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलाप की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते हैं। अब नॉर्मल सा बात है, खेतीहर मजदूर खुद से तो अपने बारे में नहीं लिखेगा, तो उसके बारे में जानकारी कम मिलता है। तो हम लोग को कहाँ से मिलेगा इसका जानकारी? तो 16वीं और 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए हम लोग उन ऐतिहासिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं जो मुगल साम्राज्य के लिए लिखे गए थे, राजाओं के लिए लिखे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो आईने अकबरी माना जाता है। कौन माना जाता है? आईने अकबरी। आईने अकबरी लिखा किसने था? तो आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी जैसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्यों के नुमाइंदे द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य के ग्रामीण सत्तापोषों यानी जमींदार के बीच के रिश्ते के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इसमें दिया गया। मतलब सारा बात इसमें लिखा गया था। कौन कितना टैक्स लेता है, राजा के अंदर कौन काम करता है, जमींदार के अंदर कौन काम करता है, सब बातें दी गई थी। अब देखो, आईने अकबरी को शॉर्ट में आइन भी कहा जाता है, ये भी देख लीजिएगा, याद रखना है। आईने अकबरी को संक्षेप में क्या कहते थे? आइन कहते थे। तो आइन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका प्रस्तुत करना था जिसमें एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था।
यानी किसान के बारे में जो कुछ हमें पता चलता है वो किससे पता चलता है? आइन से पता चलता है। और आइन में यह भी पता चलता है कि सत्ता के ऊंचे गलियारे का नजारा है, मतलब कि सब चीज़ राजा के हाथ में हुआ करता था। तो आईने अकबरी के से हमको बाकी सब चीज़ों का भी जानकारी मिलता है। 17वीं 18वीं सदी के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज सरकार की आमदनी की जानकारी देते हैं कि सरकार कितना इनकम करती थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों का दर्ज करते हैं। ये सब दिया हुआ है। अब आता है किसान और उनकी ज़मीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए रैयत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एक वर्ड आपका आ गया, रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मुगल काल में किसान के लिए आमतौर पर क्या वर्ड का प्रयोग होता था? तो रियाया या मुजारियन शब्द का प्रयोग होता था। रियाया या फिर मुजारियन। आगे आपका आता है, साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द मिलते हैं। देखो नाम में लगा है आसामी। आसामी किसको बोलते हैं जानते हो? अभी भी बोला जाता है। जैसे कि अधिकतर कोई लड़की लोग को ये सब बात बोलता है, बड़ी मोटा आसामी फंसा लियो, मतलब क्या हो गया? पैसा वाला। ये टीवी वगैरह में तुम लोग सुने होंगे, थोड़ा रफ लैंग्वेज में यूज़ होता है आसामी वर्ड। आसामी मतलब हो गया पैसे वाला। तो 17वीं सदी के स्रोत में दो किस्मों की किसान की चर्चा करते हैं। तो 17वीं सदी में किसानों के कितने स्रोत थे? 2 गो मेनली इसको माना गया था। कौन कौन? एगो खुद काश्त, एगो पाही काश्त। अरे यार, तो अगर पूछा जाए कि 17वीं सदी में 2 किस्म के किसान कौन थे, तो खुद काश्त और पाही काश्त। अब देखो दोनों का नाम से स्पष्ट है। पहली किस्म के किसान वे थे जो गांव में रहते थे, खुद काश्त। और दूसरा पाही किसान कौन थे? जो कि दूसरे के गांव में ठेके पर काम करने आते थे। देखो सीधा सा वे में ऐसे समझो, खुद काश्त जो खुद से खेती करता है उसको बोले खुद काश्त, और जो दूसरे के यहाँ काम करता है पहुना बन करके काम करने जाता है दूसरे का गाँव, उसको बोलते हैं पाही काश्त। ठीक है, मतलब पहले जैसे अभी हम लोग जाते हैं ना उद्योगों में काम करने के लिए, पहले लोग खेती करने के लिए जाते थे दूसरे जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें दूसरे गांव में बेहतर मिले, पैसा बेसी मिल रहा है तो चला गया, अकाल हो गया, भुखमरी हो गया तो दूसरे का गांव में काम करने चला गया। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी 1 जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। मतलब क्या होता था? 1 जोड़ी बैल और 2 हल। ज़्यादातर के पास इससे भी कम होती थी। तो गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी उसको क्या माना जाता था? समृद्ध माना जाता था। कितना एकड़? 6 एकड़। अब बंगाल में एक औसत किसान के पास ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी, और 10 एकड़ वाली ज़मीन को वाले को क्या समझा जाता था? आसामी समझा जाता था। 10 एकड़ ज़मीन है मतलब बहुत पैसा वाला है, अमीर आदमी है। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की, मतलब किसान का ज़मीन बिकता भी था उस टाइम में। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत, मिल्कियत मतलब क्या होता है? संपत्ति, उर्दू शब्द है ये आपका ना, उर्दू ही है, या विवरण 17वीं सदी पर उतना ही लागू होता है। हल को जोतने वाला खेतीहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते थे। जैसे हम लोग बोलते हैं बाउंड्री घेरवा दो, तो वो लोग किससे निशान लगाता था? मिट्टी से। वही मेड़ बना दिया मिट्टी का, या अभी भी होता है, जानते ही हो। और ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। अब देखिए इधर आपका कुछ लिखा हुआ है, किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना। हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी। कृषि समाज का मतलब हिंदुस्तानी लोग क्या करते थे? खेती क्या करते थे। इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में लौट किया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बाबर के संस्मरण को क्या कहा जाता है? तो बाबर के संस्मरण को बाबरनामा कहा जाता है। मतलब बाबर ने अपने जीवनी के बारे में इसमें लिखा था। ठीक है, इसने लिखा है, हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में वीरान हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे कभी कभी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और वे काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिन के अंदर वहाँ कुछ भी नहीं बचता है। मतलब अपना घर दुआर सब लपेट के चल जाते हैं 1.5 दिन के अंदर। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती है। तो फसल के लिए पानी नहीं चाहिए होता, इनको ऑटोमेटिक भगवान दे देते हैं।
और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। बहुत सारा लोग हैं तुरंत मिल के बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। खस की घास वहाँ पाई जाती है और वे खस की घास से क्या करते हैं, झोपड़ियाँ बना लेते हैं और तुरंत क्या होता है, यकायक एक गाँव या शहर खड़ा हो जाता है। ठीक है, खस मतलब हो गया आपका वही, जैसे झाड़ू वाड़ू जो खजूर का नहीं मिलता है, उसी तरह का खस होता है या उसी को बोला जा रहा है। अब आता है सिंचाई और तकनीक। जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। अब खेती का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई, तो पेट भरना, अभी भी वही होता है, लेकिन अब पेट भरने के अलावा क्या होता है, हम लोग इनकम करना चाहते हैं। तो वही लोग खेती करना चाहता है कि खेती करके हम ज़्यादा पैसा कमाएगा, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर ले लें। लेकिन पहले ये सब तो चलता नहीं था, तो मेन उद्देश्य क्या था, पेट भरना। इसलिए रोजमर्रा की खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें आदि उगाई जाती थी। अब आता है, जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता था वहाँ के लोग क्या करते थे, चावल की खेती करते थे। क्यों भाई, क्योंकि चावल का खेती में क्या होता था, पानी बेसी चाहिए और पानी वहाँ उसको मिल रहा है। और कमतर बारिश वालों में कम से गेहूँ, ज्वार, बाजरे की खेती होती थी। तो इसको भी आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चलिए टिक्की लगा देते हैं कि ज़्यादा फसल उगाने के लिए जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ चावल की खेती, जहाँ कम बारिश होती थी वहाँ गेहूँ और ज्वार, बाजरे की खेती। अब आता है मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ है। अभी भी ये माना जाता है कि मानसून जो है, मानसून मतलब बारिश, यही भारतीय कृषि का रीढ़ माना जाता है। इसके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता, आज भी है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत पड़ती थी। अब अगर अतिरिक्त पानी चाहिए बारिश के अलावा, तो कृत्रिम उपाय करना पड़ेगा, या तो वहाँ कुआं खोदना पड़ेगा या फिर वहाँ पे तालाब बनवाना पड़ेगा। तो इन सब बातों की भी चर्चा की जाती थी। आगे देखते हैं। अब आता है, यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है। अब कह रहा है यह सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है, जो मतलब बस वही सारा चीज़ बताया गया कि बाबरनामा में क्या क्या चीज़ लिखा गया है। तो हिंदुस्तान के बारे में वर्णन किया गया कि किस प्रकार सिंचाई वगैरह वहाँ किया जाता था। हिंदुस्तान के मूल का भी वर्णन किया गया। इसमें यह भी बताया गया है कि अधिकतर ज़मीन यहाँ की जो थी खेती लायक थी, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं है। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी। ये हैरानगी की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। मतलब यहाँ पे जो है फसल बहुत अच्छा उपजता था। बस ये चीज़ का बारे में बताया गया है। आगे दिया हुआ है लाहौर, दीपालपुर। दीपालपुर और लाहौर जो है दोनों अभी कहाँ है, पाकिस्तान में ही है। तो हम लोग अब तक देखें कि लोहार, दीपालपुर जो कि पाकिस्तान में थे, बहुत सारा जगह रहट के जरिए सिंचाई की जाती थी। तो सिंचाई करने का अलग अलग तरीका था, कहीं कुआं, कहीं तालाब, तो कहीं रहट के जरिए। रहट का मतलब भी आप लोग सभी जानते हैं कि एक कुआं पूरा सा रहता है, यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई रहती है और इसमें एगो बाँस के नीचे में मूठ लगा दिया जाता है, उसी से पानी को उठाया जाता है। या फिर एगो और आप लोग देखे होंगे जिसमें गोल गोल चक्री जैसा कुछ बना हुआ रहता है, उसमें बाल्टी लगे हुए रहते हैं, उससे भी निकाला जाता है। तो इन सब कई सारे तरीके थे पानी को निकालने का, तो उन सब तरीक़ों के बारे में बताया गया। आप ये पढ़ लीजिएगा खुद से, ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछता, बस आपकी जानकारी के लिए दे दिया गया है। देखिए जो पिक्चर में बना रहा था, यही पिक्चर मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ये रहट की संरचना कुछ इस प्रकार की होती थी। आगे चलिए देखते हैं अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है तंबाकू का प्रसार। तंबाकू मतलब खैनी सी रस थी, आप लोग सभी खाते हुए देखे भी होंगे। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुँचा था, वहाँ से 17वीं सदी के शुरुआत में इसे उत्तर भारत लाया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका कभी कभी कर दिया जाता है। तो तंबाकू का प्रसार, इसको टिक लगा लेते हैं। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि जब तंबाकू शुरुआत में यहाँ पर आई थी ना, तो अकबर ने मना कर दिया था कि भाई तंबाकू को नहीं खाना है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये नशा पान वाली। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि तंबाकू का पौधा भी जो है दक्कन सबसे पहले पहुंचा था, वहाँ से 17वीं सदी के शुरुआत में इसे उत्तर भारत लाया गया। आईने अकबरी जो किताब अभी हम पढ़े, किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था ना। यह उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। सबसे पहली बार तंबाकू किसने देखा, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। तो यह सबसे पहले अकबर ने देखा था और उसके अभिजातों ने देखा था 1604 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा।
अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में सबसे पहली बार तंबाकू को देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, चिल्लम करने का लत जो है सबसे ज़्यादा फैला था, जिसके कारण अकबर को लग रहा था कि लोग इस चिल्लम पी करके अपना समय को व्यतीत करते हैं। इसके कारण वह इतना ज़्यादा चिंतित हो गया कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। और हालांकि ये बात और है कि यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, अरे वैसे भी सरकार कितनों पाबंदी लगा दे, बिहार में चल जाओ, अब ये दारू मिल जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, बस दाम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आता है सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिली। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहर और नाले खुदवाए, पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसा कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। मतलब इसके अलावा राजा लोग भी क्या करते थे, नहर और नाले भी खुदवाया करते थे। और देखिए एक नाम दे रहा जा रहा है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर की मरम्मत कराई गई। आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, कलर में बदल देता हूँ, शाह नहर, उसके बाद आप लिखिएगा मरम्मत करवाई, मतलब उल्टा लिखना है। ये आपका जो लिखा हुआ है, पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ के बाद यहाँ। ठीक है, शाह नहर की मरम्मत करवाई, अपने से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो खेती जो है मेहनत कसी लोगों का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीक का भी इस्तेमाल करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फलक लगाकर आसानी से बनाया जाता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। मतलब ये लोग क्या करते थे, लकड़ी का पूरा है, उसके पीछे में लोहा का लगा दिया और उसी से खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पूरा मिट्टी नहीं खोदाता था, जिसके कारण नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़ों के सहारे खींचे जाने वाले बर्मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बीज बोने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता था, तो बर्मे का इस्तेमाल किया जाता था। इसको इससे टिक लगा लेते हैं। लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क करने का रवाज ज़्यादा प्रचलित था। लोग क्या करते थे, हाथों से छिड़क करके बीजों को लगाते थे। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार भी काम में लाए जाते थे। अब आते हैं फसलों की भरमार। फसलें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, आप लोग भी पढ़े हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। तो मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, पहला खरीफ और दूसरा रबी। तो दो मौसम में आपका खेती किया जाता था। यानी सूखे इलाकों और बंजर ज़मीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कितनी बार फसल लगाई जाती थी, 2 बार फसल लगाई जाती थी। और ऐसा जगह पर अगर हम बात करें, कुछ कुछ जगहों पर 3 फसलें भी उगाई जाती थी, 2 नहीं, कहीं कहीं 3 फसल भी उगाई जाती थी। ऐसे आप लोग जानते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है, दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्मों की फसल उगाता था। मुगल प्रांत कितने फसल उगाता था, 39 किस्म की फसल उगाता था। और जबकि दिल्ली में 43 फसलों की पैदावार होती थी और बंगाल में सिर्फ चावल की ही 50 किस्में पैदा होती थी। तो तुम सोच सकते हो, आगरा में 39 बहुत ज़्यादा हुआ, दिल्ली में 43 और ज़्यादा हो गया, और दिल्ली चले जाओ सिर्फ चावले का अकेला 50 गो, बाकी सब फसल तो छोड़ दो। मतलब खेती उस टाइम में बहुत ज़्यादा पैमाने पर होती थी। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यकालीन भारत में सिर्फ खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल, अब एक वर्ड आया जिन्स ए कामिल किसको कहते हैं, तो सर्वोत्तम फसल को जिन्स ए कामिल कहा गया था। जो सबसे अच्छी फसल होती थी उसको जिन्स ए कामिल कहा जाता था। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्यों को ज़्यादा कर मिलता था। अब देखो, बढ़िया फसल है तो ज़्यादा दाम में बिकेगा, ज़्यादा दाम में बिकेगा तो टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। अब देखो यहाँ पर 2-3 नाम आ रहा है कि चीनी के लिए मशहूर कौन था, तो बंगाल था, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा चीनी के लिए मशहूर कौन था, तो बंगाल था। और वहीं अगर हम बात करें कपास की, मध्य भारत में कपास उगाया जाता था। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी नकदी फसलों में आते थे। अब देखिए, नकदी फसल किसको कहा जाता था, एक वर्ड ये आ गया। तो तिलहन को, तिलहन मतलब सरसों को, सरसों का तेल लोग खाते हैं ना, वही सरसों। सरसों और दलहन भी नकदी फसल में आते हैं। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की ज़मीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े होते थे। अब आता है 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में
कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसल में होने लगी। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मक्का कहाँ से आया था? तो मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती जो है पश्चिम भारत के मुख्य फसलों में होने लगी। आएगा इतने कटी, मक्का भारत में कहाँ से आया? तो अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। नई दुनिया मतलब क्या होगा कि दूसरी दुनिया से ये सब चीज़ें लाई गई। तो इसको भी टिक कर लेते हैं हम। और इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए, मतलब नई दुनिया से आए, यहाँ से के बने हुए नहीं थे वो सब, मतलब भारत के फसल नहीं थे। अब एक चीज़ यहाँ छूट गया था मेरा, कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध लचीले तरीके निकले जिससे कि खेती अधिक से अधिक हो सके। भूखमरी और महामारी के बावजूद, अब देखो यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, बीच में क्या हुआ था, भूखमरी और महामारी भी आई थी। जो देखो नॉर्मल केस है, हमेशा से यह होता आया है। समय समय पर क्या होता है, भूखमरी फैलती है, महामारी फैलती है। इसके बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। भारत की आबादी कितनी करोड़ बढ़ गई? 5 करोड़। 200 वर्षों में करीब करीब 33% बढ़ोतरी हो गई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मतलब बहुत तरह का उत्पादन यहाँ पे हो रहा था, ये सब आप लोग देख चुके हैं। अब आता है ग्रामीण समुदाय। देखो ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल साम्राज्य के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, चलिए देखते हैं। अब देखो, अब नॉर्मल सा बात है, खेती वगैरह होगा। अब किसी के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो शादी विवाह की भी बात होती थी, तो रिश्ता कैसे लोगों का बनता था, झगड़ा क्यों होता था, इन सब बातों पर भी चलिए हम लोग गौर करते हैं। किसानों की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। एक लाइन दिया हुआ है, किसानों की अपनी ज़मीन पर क्या होती थी, व्यक्तिगत मिल्कियत, मतलब खुद का संपत्ति होता था। अब आता है साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। इस समुदाय के 3 घटक थे। अब देखो ग्रामीण समुदाय का 3 घटक कौन कौन सा है, मतलब गांव में मुख्य रूप से कौन कौन लोग रहते थे। तो ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे। पहला खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। अब आता है जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। खेतों की जुताई करने वाले में से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाते थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। बहुत सारे लोग क्या करते थे, खेतों में मजदूरी करने का काम करते थे, मतलब नीची जाति के वे लोग होंगे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ जाति के लोग सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे, मतलब कुछ लोगों को हमेशा नीच ही समझा जाता था। वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर थोड़े बहुत आंकड़े से पता चलता है गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था, मतलब जो कि निम्न जाति का काम करते थे, दूसरे का पत्तल उठाते थे, मरे हुए पशुओं को उठाने का काम करते थे, तो ये सब चमड़ा निकालने का काम करते थे। और इसके अलावा ये सब जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बने थे। अभी भी आप लोग जानते हैं ब्राह्मण को सबसे बेसी इज्जत है, दूसरे कास्ट को उसकी तुलना में कम इज्जत है। अब कहा जा रहा है आधुनिक भारत में इसकी संख्या फैलने लगी, दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खोरन जैसी नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर रह सकते थे। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू समाज में ही प्रचलित था, मुस्लिम समाज में भी ये सब चीज़ प्रचलित था। मुस्लिम समाज में क्या बोला गया, हलाल खोरन, किस लोगों को कहा गया, जो लोग नीच काम करते थे वे लोग गांव की हद से बाहर रहेंगे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादाओं अर्थात नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी, कि जो नाविक के बेटे होते थे वे लोग क्या होते थे, दास होते थे। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी एक किताब में राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है, मतलब कि कुछ राजपूत लोग क्या करते थे, खेती भी करते थे। और इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे। जाट को भी क्या माना गया है, किसान माना गया। पंजाबी लोग को जाट भी बहुत कोई लोग कहते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूत से नीचे थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जाट कौन होते थे, तो जाट किसान थे लेकिन राजपूत से नीचे थे। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाके में गौरव समुदाय ने किया। बावजूद इसके लिए वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक श्रेणी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां
जैसे सदगोप और केवट भी किसानों की सामाजिक स्थिति पाने लगे। अब देखो, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, स्थिति क्या होगी, समाज में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आता है कमी। अगला आता है पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा रहता था, अभी भी नॉर्मल सा बात है, पंचायत में बूढ़े लोग बेसी जाते हैं। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहां पर पंचायत में विविधता पाई जाती थी। आप लोग ये वो सुने होंगे जाति पंचायत, कि भाई तुम अगर जाति में शादी नहीं करेगा तुमको जाति से बाहर कर देंगे, इतने सुने हो ना। तो ये जाति पंचायत भी रहता होगा। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जो गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। लेकिन फिर भी खेतीहर मजदूर को पंचायत में भाग लेने नहीं दिया जाता था, उसको निम्न समझा जाता था। अब पंचायत का फैसला सभी को मानना पड़ता था, ये तो आप सभी जानते हैं, अभी भी होता है। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मुकद्दम या मंडल कहते थे। अभी जस्ट हम पढ़े भी ऊपर। कुछ स्रोतों से ऐसा भी लगता है मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था, मतलब गांव का बुढ़ा लोग मिल करके मुखिया को चुनता था। इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी, कि जमींदार अगर बोल देगा तब वो पूर्णतः मुखिया बन जाएगा। जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था तब तक मुखिया अपने ओहदे पर रह सकता था। अगर गांव का बुजुर्ग लोग बोल दिया कि मुखिया ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। गांव के आमदनी का व खर्चे का हिसाब किताब बनवाना मुखिया का मुख्य काम था, कि गांव में कितना खर्चा हो रहा है। और इसमें उसका मदद कौन करता था, पटवारी, पंचायत का पटवारी जो है नियम कानून देखता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था। मतलब कोई अधिकारी लोग अगर गांव में आ गया तो जो चाय पानी नाश्ता का खर्चा होगा वो भी इसी पैसा से चलता था, जो गांव के लोग मिलकर के टैक्स चुकाते थे। ठीक है, ये सब भी याद रखने का चीज़ है, आप अपने से भी समझ सकते हैं कि नॉर्मल सा बात है, कोई आदमी आएगा, अधिकारी लोग, तो ये सब खर्चा भी उसी से चलता था। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है बैठक के बारे में। अब देखिए बस ये आपका दिखा दिया है पूरा का पूरा बैठक वगैरह होता था। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कोष का इस्तेमाल, जो भी लोग पैसा जमा करते थे गांव के लोग, जितना पैसा, उसी पैसा का इस्तेमाल कभी कभी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी होता था, और कुछ सामुदायिक कार्यों के लिए। सामुदायिक कार्य क्या हो गया, जैसे कि अब नहर खुदवाना है, तालाब बनवाना है, तो एक आदमी पैसा तो होगा नहीं, तो गाँव का सब आदमी का पैसा से मिला करके ये काम होता था। पंचायत का एक बड़ा काम यह भी तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों में रहें, मतलब अपना जाति का हद से पार नहीं करें। अभी एटी नॉर्मल क्या होता है, कोई भी जाति का लोग कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। पढ़ाने का काम है तो सिर्फ ब्राह्मण करेगा, दूसरा जाति का लोग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उस टाइम में बहुत ज़्यादा था। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। मंडल मतलब मैंने सबको पहले बात होता था कि देखो फलाना का शादी हो रहा है, यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए। मतलब उस टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा था कि आप दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते। अब तो खैर कोई भी जाति में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के आचरण पर नज़र रखना गाँव के मुखिया की जिम्मेदारी थी। क्या हुआ भाई, ये रियलिटी वाली बात है कि अब हो जाता है, अब इतना भी ज़्यादा नहीं है। हाँ बढ़िया बात है, करवा देंगे। चलो ठीक है, आप देखो, पंचायतों का जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालना एक कड़ा कदम था। अभी भी वैसे होता है कि समुदाय से बाहर निकाला जाता है, जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। कुछ लोगों को गांव से भी निष्कासित कर दिया जाता था। उधर रख दीजिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत थी। एगो गांव का मुख्य पंचायत था, एगो क्या था, जाति पंचायत भी था। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। ये जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े भी सुलझाती थी। मतलब कि जाति पंचायत, ग्राम पंचायत सबसे ऊपर, उससे नीचे जाति पंचायत, और यही तय करती थी कि किसका ज़मीन कितना होगा, शादी जो है जातिगत मानदंडों के अनुरूप हो रही है या नहीं, किसको क्या तरजीह दी जाएगी, ये सब भी बात की जा रही थी। कर्मकांडीय वर्चस्व इस क्रम में होगा कि फौजदारी न्याय को छोड़ दें। ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। ज़्यादातर मामलों में राज्य किसको मानता था, जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। पश्चिम भारत
खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिसमें पंचायत से ऊंची जाति या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है कि भाई किसी से जबरन टैक्स नहीं वसूलना है, बेगार वसूली नहीं करना है, इन सब बातों की चर्चा की जाती थी और ये सब अर्जी सबसे निचले समुदाय के लोग लगाते थे। आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग का 8 पेज तक हो चुका है। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप रोज़ मेरा क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन क्लास हो जाएगा। थैंक यू सो मच।